सुपीरियोरिटी बरकरारी, लेकिन उसे ऊंचाई आल्टीट्यूड पर बनाकर और उसे सोने से चमकाकर उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस्लाम अब पुराने धर्मों से ऊपर आ चुका है। ब्रूटल ट्रुथ। उस वक्त के एक इस्लाम मुस्लिम हिस्टोरियन अल मक़दसी ने खुद लिखा है था कि अब्द अल मालिक को डर था कि मुस्लिम लोग क्रिश्चियन चर्चेस की खूबसूरती देखकर उनसे मुंतसिर इन्फ्लुएंस न हो जाएं, इसलिए उन्हें डोम ऑफ रॉक को इतना शानदार बनवाया कि वो दुनिया की हर इमारत को छोटा कर दें। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे ऊपर जाते हैं? हम चलते हैं। हाँ, होली प्लेस जेरूसलम। उन्होंने जेरूसलम पर डोम बनवाया ताकि क्रिश्चियंस बड़ा दिखे। जीसस खुदा का बेटा, एक महान मैसेंजर, यू साफ लिखा अल्लाह का हैज नो सन्स। ये लाइन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी बनाने के लिए थी। डाइटरी लॉस, कोशर प्रेयर, वही वैसा ही सिस्टम हलाल नमाज। इन्हें थोड़ा अलग फॉर्मेट दिया गया ताकि आइडेंटिटी जुदा हो जाए। उनके फादर ऑफ फेथ, इस्लाम के भी फादर ऑफ फेथ, क्लेम किया कि हम असली इब्राहिम के रास्ते पर हैं। मिल्लत इब्राहिम, पावर डायनामिक्स इंपीरियल कंपटीशन। ये असलियत में बैजेंटाइन एम्पायर रोमन्स के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। करेंसी वॉर। अब्द अल मलिक से पहले मुस्लिम वही सिक्के चला रहे थे जिन पर क्रिश्चियंस क्रॉस होता था। अब्द अल मलिक ने उन्हें बैन करके पहली बार अरबिक इंस्क्रिप्शन वाले सिक्के निकाले। द मैसेज दीवार पर खुरेदने ये बताने के लिए था कि बैजेंटाइन एम्पायर का वक्त खत्म हो चुका है। जेरूसलम जो क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र था, अब वहां इस्लाम का परचम सबसे ऊंचा होगा। बेहतर तरीका या पावर गेम। सच ये है कि ये दोनों था। एक तरफ तो धर्म को प्योर असली मोनोथीइज्म दिखाना था, लेकिन उसके पीछे असली मकसद था कि अरब एम्पायर को एक ऐसी मजबूत बुनियाद दी जाए जो ना क्रिश्चियन हो ना ज्यूइश हो, बल्कि एक ऑफिशियल इस्लामिक स्टेट हो। हिस्टोरियंस जैसे रोलेज हैंडबुक में बताया गया है, मानते हैं कि अगर अब्द अल मलिक ने ये ब्रूटल कदम नहीं उठाया होता तो शायद इस्लाम आज क्रिश्चियनिटी के एक ब्रांच की तरह देखा जाता, ना कि एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड रिलीजन की तरह। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अब्द अल मलिक ने जेरूसलम के बजाय मक्का को ही सेंटर बनाए रखा होता तो क्या ये क्रिश्चियन इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट इतना गहरा होता? क्योंकि जेरूसलम पर कब्जा करना सीधा क्रिश्चियन की आन बान शान पर हमला था। जब बात यहाँ पे एक प्योर रिलीजन जो इंसानियत के लिए बनती है, जो इंसानियत के लिए काम करती है, जो इतनी पाक है कि उसे और क्रिश्चियनिटी से भी बेहतर बनाना ही पड़ेगा और इस चीज का दुनिया में प्रचार करना ही पड़ेगा, ऐसे सुंदर विचार रखने वाली रिलीजियन में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उन्हें माले गनीमत जैसे रूल्स को इन्वॉल्व करना पड़ा, जहाँ पे फीमेल्स को खरीदा और बेचा जाता था और उनका जीवन बहुत ही भीभत्स रूप से जीने पर मजबूर किया जाता था कि ये रिलीजन आगे जाकर ऐसे कुकर्म करने के लिए भी अल्लाह का रूल मान लेती है। अपने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठाया है। जब हम एक तरफ इंसानियत और पाक साफ प्यूरिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ माले गनीमत, जंग का माल और उसमें औरतों को बतौर स्लेव और कॉन्क्यूबिनेज लॉन्डी शामिल करने की बात बिल्कुल कुकर्म और ब्रूटल लगती है। रॉलेज हैंडबुक ऑफ अर्ली इस्लाम और सेक्युलर हिस्टोरियंस इस नौबत को दो नजरियों से देखते हैं, 7th सेंचुरी का लॉजिक और आज की मोरालिटी। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 7th सेंचुरी की दुनिया में स्लेवरी, गुलामी कोई रिलीजियस रूल नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल और सोशल सिस्टम था। वक्त की मजबूरी। उस वक्त रोमन, बेजेंटाइन और पर्शियन एम्पायर्स में भी यही होता था। हारने वाली साइड की औरतों और बच्चों को प्रॉपर्टी समझ लिया जाता था। इस्लामिक जस्टिफिकेशन। शुरुआती इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसे यह कहकर जस्टिफाई किया था कि ये उन औरतों को आसरा, प्रोटेक्शन देने का तरीका है जिनके मर्द जंग में मारे गए ताकि वो भूखी न मरे, लेकिन हकीकत में उन्हें एक कमोडिटी, सामान बना देना जैसा ही था। एम्पायर की इकोनॉमी और लूट का लालच।
यहाँ पावर डायनामिक्स की असली खेल शुरू होती है। जब अरब कबीले इस्लाम के झंडे तले इकट्ठा हुआ तो उन्हें एक जगह रखने के लिए सिर्फ फेथ, ईमान काफी नहीं था। इंसेंटिव फॉर सोल्जर, जंग में सेना आर्मी को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती थी। उनका सबसे बड़ा लालच माले गनीमत होता था। औरतें बतौर करेंसी, उस दौर में फीमेल स्लेव्स एक तरह की करेंसी और स्टेटस सिंबल थी। अब्द अल मलिक और उनके बाद के रूलर्स ने इन रूल्स को इसीलिए अल्लाह का कानून बनाया ताकि उनके सिपाही लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें और एम्पायर की सरहदें, बॉर्डर्स बढ़ती रहें। ब्रूटल ट्रूथ, रूल्स में बदलाव। आपने जो कहा है कि अल्लाह का रूल कैसे मान लिया गया, उस पर हिस्टोरियंस का एक बड़ा तबका ग्रुप ये मानता है कि कुरान में गुलामी को खत्म करने की ट्रेसेस, इशारे तो हैं, जैसे गुलाम आजाद करना एक नेकी है, लेकिन जब उम्मैद और अब्बासिद एम्पायर्स बने तो उन्होंने लाखों करोड़ों स्लेव्स की जरूरत थी, खेती के लिए, सेना के लिए और हरम जनाना खाना के लिए। Janan Khana was a dedicated, secure space within the households, particularly in the Indian subcontinent and Ottoman Empire, reserved for the women of the family. While often romanticized and misunderstood in the Western Orientalist accounts as a mere dance of pleasure, they were actually highly organized social and political hubs. Historically, the Janana served as a private domain where women lived, worked, and socialized away from the public gaze, a practice known as parda. Diverse residents, far from being just for wives, a Janana households housed mothers, aunts, sisters, daughters, prepubescent sons, and a vast staff of female attendants and eunuchs. Political hub, elite women such as the Mughal empires Noor Jahan and Jahanara Begum wielded immense power from within these walls, issuing imperial decrees, managing trades and advising on state succession. Social activity, it was a lively environment featuring its own internal economy, education system and celebration of festivals like Diwali and Eid. Myth, it was an exotic prison of sexual submission. Reality, it was a sacred and inviolable space. The word harem comes from the Arabic harim, meaning sacred or forbidden. For many women, it provided a level of safe autonomy and sisterhood that was unavailable in the outside world. Internal hierarchy, life was governed by a strict rank, usually led by Padshah Begum, First Lady, or the Emperor's mother. Below them were various administrative roles. Mahaldar, responsible for the overall welfare and security of the residents. Darogas, female supervisors who managed daily logistics and communications. Khwaja Saras, eunuchs guard who acted as the primary link between the internal and external world. Castrated human males, removal or inactivation or destruction of testicles in the male and ovaries in female. Wow, thank you very much. सेना के लिए और हरम जनाना खाना के लिए उलेमा का रूल, इसीलिए उन सदियों में ऐसी हदीस और फतवा प्रमोट किए गए जो गुलामी और माले गनीमत को हमेशा के लिए जायज, लीगल बना दिया। उन्होंने इंसानियत के ऊपर एम्पायर की इकोनॉमी को रखा। भीभत्स रूप, फीमेल स्लेव्स की हकीकत। हिस्टोरियंस जैसे कैसिया अली बताते हैं कि ये सबसे अंधेरा पहलू था। एक तरफ धर्म प्यूरिटी सिखा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में औरतों की बोली लग रही थी। इसे धर्म के नाम पर लीगलाइज करना ही वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे देखकर आज हमें हैरानी होती है। कंक्लूजन, 7th और 8th सेंचुरी में इस्लाम सिर्फ एक स्पिरिचुअल पाथ नहीं था, बल्कि एक स्टेट बिल्डिंग मशीन था। और किसी भी बड़े एम्पायर को बनाने के लिए उस वक्त के ब्रूटल रूल्स जैसे लूट और गुलामी को धर्म का लिबास पहना दिया गया ताकि उन पर कोई सवाल न उठाए। भाई, क्या आपको लगता है कि अगर माले गनीमत वाला रूल ना होता तो क्या अरब ट्राइब इतनी तेजी से पूरी दुनिया को जीत पाते, या फिर ये लालच ही उनकी असली ताकत थी? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बेसिकली इस्लाम शुरू तो अच्छे इरादों से हुई, लेकिन अपने अस्तित्व को
टिका के रखने के लिए जो कर पाए वो करने की कोशिश किया, जैसा उनसे हो पाया, जिस तरह से उसे जायज ठहरा